प्लांट्स इस प्लैनेट पे सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और प्लांट ब्रीडिंग जो है हम करते हैं ताकि हम अच्छे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएँ, यील्ड्स को बढ़ा पाएँ, और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं। जितना भी ऑलमोस्ट 85% वर्ल्ड का फूड होता है वो हम प्लांट से ही लेते हैं। प्लांट्स जिनको हम ग्रो करते हैं अपने खाने के लिए, फूड के लिए, उनको फूड क्रॉप्स कहा जाता है। फूड क्रॉप्स जो हैं वो वाटर अवेलेबिलिटी, सॉइल पे और आसपास की कंडीशंस पे डिपेंडेंट होती हैं। कभी कभी इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से सूखा आता है और जो फसलें हैं वो जितना उनको देना चाहिए यील्ड उतना नहीं दे पाती हैं। इसकी वजह से खाने में बहुत सारी कमी आ जाती है कुछ रीजंस में, और जिसको हम फेमाइन कहते हैं, खाने में कमी। ऐसा ही 1943 में हुआ था जब ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था, ठीक। उस टाइम पे कम से कम 4 मिलियन लोग जो थे वो भूख की वजह से मर गए थे। और पॉपुलेशन जो है वो हमेशा कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, तो फूड का डिमांड भी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो फूड क्राइसिस हो रहे हैं। लैंड जो है हमारे पास वो आप जानते हैं लिमिटेड है, इसीलिए हमको ज़रूरत है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं, एनिमल ब्रीडिंग को करके हम एनिमल्स का क्वालिटी और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। उसी तरह से प्लांट की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग जब हम कहते हैं कि क्या है, is a science of changing the genetic traits of plants in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, gives better yield and have good resistance to disease। मतलब ऐसे पौधे जिनके जेनेटिक ट्रेट अच्छे हैं, जिनके पास रेजिस्टेंस है, जो कि हमें अच्छी पैदावार दे सकते हैं, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग में जेनेटिक ट्रेट का मैनिपुलेशन किया जाता है, ठीक है। डेलिबरेटली उनको क्रॉस करवाया जाता है, जानबूझ के हम अपने मनपसंद जो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर वाली जीन्स हैं वैसे प्लांट्स को हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। ब्रीडर्स आजकल इम्प्रूव्ड वैरायटी बनाने के लिए जो है प्लांट ब्रीडिंग का यूज़ करते हैं। क्या बन क्वालिटी इंक्रीज होगी, यील्ड इंक्रीज होगी, और फसल जो है वो अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए भी ज़्यादा टॉलरेंट हो जाती है, ठीक है। अपने जो पीएच है, टेम्परेचर है, उसके लिए ज़्यादा टॉलरेंट हो जाएगी, ठीक। अब प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस जो है वो 2 जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को लेके किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक। ग्रेगर जो जॉन मेंडल जो थे, जी मेंडल अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक, और चार्ल्स डार्विन जो थे, इन्होंने अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट को बताया था। प्लांट ब्रीडिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और पूरा जो प्रोसेस है प्लांट ब्रीडिंग का वो डिपेंड करता है कि हमें डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ जो हैं वो चूज़ करनी है प्लांट की, और उनको बनाना है, आगे ऐसा प्लांट बनाना है जो कि जिसमें हमारी डिज़ायर्ड जीन हो, वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ये आपको दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि एग्जैक्टली जब हमने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा था तो क्या क्या पढ़ा था। देखिए कलेक्शन, अब देखिए हमको अलग अलग चाहिए होता है, हो सकता है हमें ज़्यादा यील्ड वाला चाहिए हो सकता है हमें लेस ड्राउट रेजिस्टेंट चाहिए हो, मोर ड्राउट रेजिस्टेंट चाहिए हो। तो रागी ऐसी ही एक फसल है, ठीक। 121 नेचुरल वेरिएंट रागी के हमको मिल जाते हैं इस प्लानट पे, और उन सब में अलग अलग ट्रेट पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्लांट लेंगे तो हो सकता है उसमें किसी पर्टिकुलर बग के लिए रेजिस्टेंस हो, ठीक है, ड्राउट रेजिस्टेंस हो। वहीं दूसरा प्लांट जो है उसमें हाई यील्ड हो लेकिन ड्राउट रेजिस्टेंस ना हो, ठीक। तीसरे में जो है वो कम यील्ड हो लेकिन ड्राउट रेजिस्टेंस हो, ठीक। तो मतलब हमें वेरिएशन मिलेगी, जीन्स में जो है वो वेरिएशंस मिलेगी, ठीक। तो अब इस केस में हमको क्या करना है, हमको इन सारी वेरिएशंस को कलेक्ट करना है। जो रागी जितने भी वेरिएशंस हैं उनको कलेक्ट करना है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है। हमने बेस्ट रिक्वायर्ड ट्रेट्स को चूज किया और उनको हाइब्रिडाइज करके नया प्लांट बना दिया, ठीक है। 1971 में इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की गाइडेंस में जो है वो कोशिश की गई थी ब्रीड करने की। ऐसा नहीं कि 1971 में ही किया गया था, ठीक। मतलब उस टाइम से जो है ये ज़्यादा अच्छे से किया जा रहा है।
ठीक। रागी प्लांट का भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है हमने इकट्ठा की थी, अलग अलग वैरायटीज़ इकट्ठा की थी। और जो हम अलग अलग वैरायटीज़ इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ये जो लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जर्म प्लाज्म कलेक्शन है। यहाँ पे एक ही क्रॉप की आपको 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाएंगी, 100 से ज़्यादा कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप कोई भी बेस्ट जो आपके डिजायर्ड प्लांट हैं उनको लेते हैं तो आपको आगे क्या मिलता है, सुपीरियर प्लांट मिलता है। ठीक, देयर आर 2 जर्म प्लाज्म कलेक्शन सेंटर इन इंडिया। एक है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स एट हैदराबाद, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एट न्यू दिल्ली। दूसरा स्टेप आता है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पहला हमने जर्म प्लाज्म कलेक्शन पढ़ लिया, दूसरा हमें इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, ठीक है। अब ये एक पौधा है, ठीक है, इसमें देखिए मीडियम इन्फ्लोरेसेंस है, बिग कर्नल है, ठीक, और थिन स्टेम है। गुड यील्ड कैसी आएगी, अच्छी आएगी, मीडियम, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस, कर्नल जो है अच्छा खासा बना है, ठीक। प्लांट वेरिएशन आर ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट एट द टाइम विच इज टेम्परेरी। ठीक, जो भी प्लांट जिस भी तरह से ग्रो करेगा डिपेंड करेगा कि वो कौन सी कंडीशन में ग्रो कर रहा है। जैसे ये प्लांट यहाँ पे छोटा है, सेम प्लांट अगर इसको सही कंडीशन मिलेंगी तो ये लंबा नॉर्मल इन्वायरमेंट में और टॉल ग्रो कर सकता है। ड्राउट एरिया में ड्वार्फ होगा और नॉर्मल एरिया में टॉल होगा। तो जो डॉर्फनेस है यहाँ पे वो एग्जैक्टली जेनेटिकल ट्रेट नहीं है, वो एनवायरमेंटल कंडीशन से है। तो हमें इस तरह से भी केयरफुली इवैल्यूएट करना पड़ता है कैरेक्टर्स को कि क्या ये कैरेक्टर जेनेटिकली है या सिर्फ किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से है। क्योंकि अगर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ही कोई ट्रेट हमें मिलेगा तो वो परमानेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो सही तरीके से हमको अच्छे से सेलेक्ट करना है और उनकी फिर प्योर लाइंस हम बनाते हैं। जैसे 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम क्या करते हैं, ये देखिए ये हेटेरोजाइगस हैं, दोनों ही हेटेरोजाइगस हैं, ठीक। तो हमें क्या बनानी होती है, होमोजाइगस और प्योर लाइन बनानी होती हैं। यूजुअली जो होमोजाइगस होते हैं उन्हीं को इवैल्यूएट किया जाता है अच्छे से, उनको अच्छे से देखा जाता है कि वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंडर अच्छी प्रोटेक्शन में इनको ग्रो करवाया जाता है। हेटेरोजाइगस को एलिमिनेट किया जाता है और जो होमोजाइगस हैं उनको आगे देखा जाता है। ठीक, में ये श्योर किया जाता है कि ये उस जगह पे ग्रो कर पा रहे हैं जो भी आप कंडीशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस के लिए इनको चेक किया जाता है, पैथोजन, सैलिनिटी, फिर सूखे के लिए, ठीक है, बर्फ पड़ती है बर्फ के लिए, तो इन सब के लिए चेक किया जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो, अब इन सब के लिए चेक तो आप करेंगे, इसके साथ ही आप जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे, पूरा बायोकेमिकल लेवल पे जाके देखेंगे कि प्लांट में जो है वो क्या क्या पाया जा रहा है और उसकी लेबलिंग कर दी जाती है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो है वो इजी हो जाता है कि हमें कौन सा प्लांट सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और क्या उसमें वो कैरेक्टर्स हैं जो हमें चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक, और उसके बाद हम क्या कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन उनकी करवाते हैं ताकि आगे उस प्रोजेनी को बहुत सारा बनाया जा सके। ये प्योर लाइन प्लांट है। प्योर लाइन आपने कैसे क्रिएट की, आपने पहले इनका अलग अलग से सेल्फ पॉलिनेशन कराया था। अब इन प्योर लाइंस को आप क्या कर सकते हैं, इनकी क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं तो हाइब्रिड प्रोजेनी आएगी। ठीक है, पहले प्योर लाइंस बनाया, फिर हमने क्या किया, प्योर लाइंस के बाद हमने इनको 2 प्योर लाइंस को क्रॉस करा दिया। देखिए लो यील्डिंग है लेकिन रेजिस्टेंस हाई है, दूसरी तरफ हाई यील्डिंग है लेकिन रेजिस्टेंस लो है। तो अब F1 जो आएगा उसमें हाई यील्ड होगी और हाई डिजीज रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। हाई यील्ड एंड हाई डिजीज रेजिस्टेंस, ये जो टेंडेंसी होती है हाइब्रिड की कि उनके कैरेक्टर सुपीरियर होंगे एज कंपेयर टू देयर पेरेंट, उनको हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर कहा जाता है। हाइब्रिड
वीगर जो टर्म है वो शल ने दी थी। हिटेरोसिस जो है वो जोसेफ कॉल ड्यूटर ने जो है इसको स्टडी किया था पहले, और उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने भी इसको स्टडी किया था। तो पेरेंट्स जो हैं वो कम सुपीरियर होते हैं, लेकिन उनका हाइब्रिड प्रोडक्ट जो आएगा वो ज़्यादा सुपीरियर होता है। यूजुअली क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आप अपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ सकते हैं, जो कि एक क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन हम कराते हैं खुद आर्टिफिशियली। कैसे कराते हैं आपको याद होना चाहिए कि इसमें जो है वो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इमैस्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग। ठीक है, तो सबसे पहले वो पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है जिनमें कि डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं। ठीक, आप जर्म प्लाज्म से या कहीं से भी डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले सीड को या प्लांट को ले लेंगे। ठीक है, अब आफ्टर सिलेक्शन जो है, या फिर प्लांट है, अगर प्लांट है तो उसमें क्या किया जाएगा, इमैस्कुलेशन की जाएगी। इमैस्कुलेशन में क्या होगा, इमैस्कुलेशन में एंथस को रिमूव कर दिया जाएगा इससे पहले कि वो मैच्योर हो, इससे पहले कि स्टिग्मा मैच्योर हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जैसे ही इमैस्कुलेशन हुआ, स्टिग्मा जो है मैच्योर होगा, उनको पॉलीथीन बैग से बंद कर दिया जाएगा। बैगिंग एंड टैगिंग कर दी जाएगी ताकि फॉरेन पॉलन उनको कॉन्टामिनेट ना कर सके। जैसे ही मैच्योर होगा स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन मैच्योर होंगे, तो आप पॉलन ग्रेन कहीं से कलेक्ट करके लाएंगे और स्टिग्मा पे उसको डस्ट करेंगे। ठीक, ये आपने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवा दी। उसके बाद फिर से आप उसकी रीबैगिंग कर देंगे ताकि क्या हो, ताकि कॉन्टिन्यूसली जो है वो अच्छे से इनका डेवलपमेंट हो और बाहर से कोई और पॉलन ना आ सके। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप टैगिंग भी करते हैं। टैग जो है वो प्लांट के बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है, डेट ऑफ इमैस्कुलेशन देता है, डेट ऑफ क्रॉसिंग देता है, मेल और फीमेल प्लांट्स के बारे में डिटेल्स देता है। तो ये टैगिंग भी की जाती है, बैगिंग एंड टैगिंग। ठीक है, फिर हमें जो आगे प्रजाति मिलती है वो हमें डिजायरेबल कॉम्बिनेशंस की मिलती है। मतलब उसमें हमारे फेवरेट जो हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। अगेन इसको हम इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, अगेन इसको हम इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, अगर हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है तो हम इसको बैक क्रॉस कर सकते हैं। बैक क्रॉस में जो है इसको इसके पेरेंट में से किसी के साथ क्रॉस करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिमिटेशंस क्या हो जाती हैं कि जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है। ठीक है, और श्योरिटी भी नहीं हमें होती कि हमें हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो ये लिमिटेशन आ जाती है इसकी। आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ही है। देखिए अब सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स हमको करने हैं, ये हमने लिए थे। ठीक, अब जो भी हर प्रजाति में जो आएंगे कुछ सुपीरियर होंगे जो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर शो करेंगे, कुछ जो है वो सुपीरियर नहीं होंगे। ठीक है, कुछ सुपीरियर होंगे, कुछ सुपीरियर नहीं होंगे। फिर जो भी दोनों प्लांट के कैरेक्टर्स को अच्छे से शो करेंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे, बाकी को हम रिजेक्ट कर देंगे। हमको चाहिए होता है प्योर लाइंस एक तरह से, है ना, तो जो कि हमें अच्छे से सेवरल जनरेशन तक जो है लास्ट में हमको होमोजाइगोसिटी मिल जाती है। जितना ज़्यादा होमोजाइगोसिटी होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब ये कैरेक्टर्स जो हैं सेग्रीगेट नहीं करेंगे। अब होमोजाइगोसिटी है तो नहीं होगी सेग्रीगेशन, और जो प्लांट हमने का वैरायटी हमने नई ला दी जिसमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं उसको हम कल्टीवर कहते हैं। लास्ट में क्या होगा, सिलेक्शन करेंगे और टेस्टिंग करेंगे सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स की। इसके लिए इनको रिसर्च फील्ड में ग्रो करवाया जाता है, फर्टिलाइजर्स इनको दिए जाते हैं, सिंचाई अच्छी से की जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली में है और ये सारी इवैल्यूएशन करता है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो इन प्लांट्स को भेज दिया जाता है, फिर देखा जाता है कि क्या ये वहाँ पे अलग अलग हिस्सों में ग्रो कर पा रहे हैं या नहीं। अगर ये अलग अलग हिस्सों में अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं तो जो पहले वाला जो हमारे पास वहाँ वैरायटी यूज़ हो रही थी उसके कंपैरिजन में इनको चेक किया जाता है, और फिर अगर यही सही है तो इनको आगे भेज दिया जाता है। एग्जिस्टिंग कल्टीवर्स के साथ इनकी इवैल्यूएशन की जाती है जो आपने अभी अभी टेस्ट किए हैं कल्टीवर्स को। ठीक, अगर जो न्यू है वो बहुत अच्छी होगी एग्जिस्टिंग कल्टीवर से तो इसको सेलेक्ट किया जाएगा और इसको फर्दर मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इम्प्रूव्ड सीड जो है, सीड गोडाउन बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाएगा, द सीड्स ऑफ द अप्रूव्ड कल्टीवर्स आर मल्टीप्लाइड बाय ग्रोइंग देम इन सुटेबल कंडीशंस। अच्छी कंडीशन में उनको ग्रो करके
जो है उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, सही साइज होगा, मॉइस्चर होगा, क्वालिटी होगा, कलर होगा, तो उनको आगे मार्केट में कमर्शियलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे सीड्स को बोलते हैं हम सर्टिफाइड सीड्स। अब इनको फार्मर्स को दे दिया जाएगा और लाइसेंस्ड सीड सेलर्स ही इन सीड्स को बेच सकते हैं।